हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो के लिए, आज के लेक्चर के लिए हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन में लेंगे एंड दैट इज़ फाइनल अकाउंट्स। एंड व्हेन आई एम सेइंग फाइनल अकाउंट्स तो मैं फाइनल अकाउंट्स सिर्फ 11th स्टैंडर्ड या सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का डिस्कशन में नहीं लूँगा, मैं कंबाइन नहीं लूँगा। फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस डिफरेंट पार्ट में अपलोड करूँगा। सब कुछ एक वीडियो में, एक लेक्चर में डिस्कशन या भरने से बेटर है उसे एलॉबरेटली अलग अलग वीडियोस में कवर करें। सो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन बोथ फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को कवर करेंगे। वो एडजस्टमेंट 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, जब 11th स्टैंडर्ड में हमने अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले हमने सीखा था कि हम जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करते। हमने जर्नल सीखा था और जब मैं जर्नल बोलता हूं तो बाय डिफॉल्ट यहां सब्सिडरीज भी आ जाता है। बेसिकली सब्सिडरी बुक्स आर नथिंग बट डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल को आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हो, हर एक पीस को आप एक पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक का नाम देते हो। जर्नल के बाद हमने पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में लेजर, बराबर है। लेजर में हमने ये सीखा कि जर्नल की एंट्रीज की पोस्टिंग किस तरह से की जाती है। लेजर के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रायल बैलेंस। अगर आपको याद रहेगा, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट वाज समथिंग लाइक दिस। जस्ट एक रफ फॉर्मेट, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, ये ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस में सारे नॉमिनल अकाउंट्स हम लिखते थे, सारे रियल अकाउंट्स लिखते थे, सारे पर्सनल अकाउंट लिखा जाता था और ट्रायल बैलेंस अपने आप एट द एंड टैली होता था। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट था जिसमें सारे नॉमिनल अकाउंट्स, सारे रियल अकाउंट्स और सारे पर्सनल अकाउंट रहते थे। When I am saying नॉमिनल मतलब इनकम एक्सपेंस, तो वो डेबिट कॉलम में भी रहता था, क्रेडिट कॉलम में रहता था। डेबिट कॉलम में एक्सपेंसेस रहते थे, क्रेडिट कॉलम में इनकम्स रहते थे। जब रियल अकाउंट की बात करते हैं तो रियल अकाउंट हमेशा डेबिट कॉलम में ही दिखाई देता है, क्रेडिट कॉलम में कभी दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, या तो फर्नीचर, या तो फर्नीचर है या तो फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर नेगेटिव नहीं हो सकता। या तो कैश है या तो कैश नहीं है, कैश नेगेटिव नहीं हो सकता। तो रियल अकाउंट या तो जीरो बैलेंस बताएगा या तो डेबिट बैलेंस बताएगा। पर्सनल अकाउंट रिसीवर गिवर के हिसाब से डेबिट क्रेडिट हो सकता था। तो ट्रायल बैलेंस में हमने ये पढ़ा कि जितने भी लेजर पोस्टिंग करते थे उनके जो उन रिस्पेक्टिव लेजर के जो बैलेंस कैरिड डाउन निकलता था, जिसे क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, हर एक क्लोजिंग बैलेंस को, लेजर के हर क्लोजिंग बैलेंस को हम एक लिस्ट पे, एक पेपर पे, एक पेज पे लिखा करते हैं और उस पेज को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। डेबिट बैलेंसेस को डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंसेस को क्रेडिट कॉलम में। एट द एंड वो ट्रायल बैलेंस अपने आप टैली होना चाहिए था। दैट व्हाट वी एक्सपेक्ट। तो ट्रायल बैलेंस के पास नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। अब सिर्फ फॉर अ मोमेंट मैं थोड़े देर के लिए डिस्कशन यहां स्टॉप कर देता हूं एंड लेट्स डिसाइड कि हम अकाउंट्स बनाते क्यों। व्हाई डू वी प्रिपेयर अकाउंट्स? तो अकाउंट्स बनाने के दो सिंपल रीजन है। The first is I want to know whether my business is earning profit or if at all incurring any loss। अगर है तो ये पहला रीजन है कि मुझे पता रहना चाहिए मेरा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस इंकर कर रहा है। सेकेंडली, आई वॉन्ट टू नो वेदर माई बिजनेस इज सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। मतलब मुझे पता रहना चाहिए क्या मेरा बिजनेस बैंक करप्ट तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो मैं उसे कैसे बचा सकूं, क्या मेरे बिजनेस की पोजीशन है। बेसिकली आई एम हियर टॉकिंग अबाउट पोजीशन ऑफ माय बिजनेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें चाहिए क्या? प्रॉफिट एंड लॉस स्कूल में शायद आप लोग ने पढ़ा रहेगा। व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस। प्रॉफिट यानी मोर इनकम लेस एक्सपेंस, जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट। अगर इसका उल्टा हुआ, मोर एक्सपेंस लेस इनकम, तो उसे हम लॉस बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए व्हाट वी टॉक अबाउट इज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। एंड व्हेन वी से इनकम एंड एक्सपेंसेस, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनल अकाउंट्स। बराबर है।
व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट वो बिजनेस रहता है जिसमें एसेट्स आर मोर और इक्वल टू लायबिलिटी। इनसॉल्वेंट वो बिजनेस रहता है जिसमें लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू कैन नोट दिस थिंग, ट्रायल बैलेंस के पास सारे नॉमिनल अकाउंट्स है, ट्रायल बैलेंस के पास सारे रियल एंड सारे पर्सनल अकाउंट्स है। तो ट्रायल बैलेंस अपने को आंसर दे सकता है ना कि वेदर माय बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस, इंकरिंग लॉस इफ एट ऑल, वेदर माय बिजनेस इज सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट, मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये ट्रायल बैलेंस अपने को आंसर दे सकता है, राइट? बट ऐसा होता नहीं है। द प्रॉब्लम विद द ट्रायल बैलेंस इज कि ट्रायल बैलेंस के पास सिर्फ नॉमिनल नहीं है, नॉमिनल के साथ रियल एंड पर्सनल अकाउंट मिक्स्ड अप है, सब कुछ खिचड़ी बना के रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर। वैसे ही सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट नहीं, उसके साथ बहुत सारे नॉमिनल अकाउंट्स, बहुत सारे इनकम्स, बहुत सारे एक्सपेंसेस मिक्स करके रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो व्हाट वी नीड टू डू कि ट्रायल बैलेंस में से जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है उनको एक साइड जमा करेंगे, सारे नॉमिनल अकाउंट्स को, जो बच गए वो रियल पर्सनल अकाउंट दूसरे साइड जमा हो जाएंगे। तो यहां मैं सारे नॉमिनल अकाउंट्स को मैच कर दूंगा इनकम एक्सपेंसेस को, तो मुझे प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा। और यहां मैं देख लूंगा वेदर माय एसेट्स आर मोर और इक्वल टू लायबिलिटी या लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट, तो मुझे सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट का आंसर मिल जाएगा। तो जिस जगह पे हम ये चीज करते हैं ना स्टूडेंट्स, उस जगह को हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। वैसे तो ट्रायल बैलेंस के पास सब कुछ है, फाइनल अकाउंट्स बस इतना ही नहीं रहता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो अभी तक या तो गलती से स्किप हो गए, ध्यान में नहीं था, या शायद कुछ एरर पास हुआ है, कुछ गलत एंट्रीज पास हुई जिसे रेक्टिफाई करना चाहिए, वैसे एडजस्टमेंट्स, वैसे ट्रांजैक्शंस जो अब तक कहीं भी जर्नलाइज या पोस्टिंग जिनका नहीं हुआ है, लेजर पोस्टिंग जिनका नहीं हुआ है, वो सारे ट्रांजैक्शंस भी हम फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूड करेंगे। उन ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स वो ट्रांजैक्शन है जिनकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं हुई, कोई भी लेजर पोस्टिंग हुआ नहीं है, यानी कि वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहे, एंड हेंस हमको एडजस्टमेंट्स के दोनों इफेक्ट्स पास करने पड़ेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। तो फाइनल अकाउंट्स में यही चीज होता है कि पहले तो मुझे ट्रायल बैलेंस को स्प्लिट करना है पर्टिकुलर वे में, सो दैट आई कैन फाइंड माई प्रॉफिट एंड लॉस, एंड आई ऑल्सो नीड टू इंक्लूड दोज ट्रांजेक्शन जो कहीं ना कहीं स्किप हो गए, कहीं ना कहीं मैं भूल गया, कहीं ना कहीं मैंने कुछ एरर एंट्री पास की है, कोई गलत एंट्री पास की है जिसे मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे सारे ट्रांजेक्शन्स भी मैं फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूड करूंगा। तो जिस जगह पे ये सारी चीजें होती है उसे हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। सो दिस इज व्हाई वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। सेकेंडली, फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से फॉर्मेट्स बने जाते हैं, तो उसके लिए ध्यान से सुनो। अब मुझे यहां फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं एक टी फॉर्मेट बनाऊंगा। टी फॉर्मेट मतलब एक डेबिट साइड रहेगा, दूसरा क्रेडिट साइड रहेगा, बराबर है। यहां मैं अकाउंट बनाता हूं क्योंकि मुझे प्रॉफिट या लॉस जो फाइंड आउट करना है वो प्रॉफिट और लॉस एक दिन का फाइंड आउट नहीं करना है, मुझे पूरे साल का फाइंड आउट करना है। मुझे जानना है कि पूरे साल में मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ और अगर लॉस इंकर हुआ है तो कितना लॉस हुआ है पूरे साल का। तो यहां जो अकाउंट होता है वो होता है फॉर द ईयर एंडिंग या एंड डेट, से फॉर एग्जांपल 31 मार्च सो ऑन। फॉर द ईयर एंड डेट पूरे साल का होता है। लेकिन जब मैं सॉल्वेंट इनसॉल्वेंसी का बात करता हूं तो यहां मुझे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, यहां मैं स्टेटमेंट बनाता हूं। स्टेटमेंट इन द सेंस यहां लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज रहेगा, राइट हैंड साइड एसेट्स रहेगा। अब आप सोचोगे सर यहां अकाउंट्स क्यों नहीं, वाई स्टेटमेंट? यहां मुझे पूरे साल का आंसर नहीं चाहिए। जब मैं नॉमिनल अकाउंट्स की बात करता हूं, प्रॉफिट लॉस की बात करता हूं, तो मुझे पूरे साल का आंसर चाहिए। पूरे साल में मेरे बिजनेस ने क्या प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस इंकर किया, इफ एनी। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट सॉल्वेंसी इनसॉल्वेंसी, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ माय बिजनेस एज ऑन ईयर एंड। लास्ट डे पे मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लास्ट डे पे मेरे बिजनेस का क्या स्टेटस है, मार्केट में क्या ग्रिप है, मुझे बस वही फाइंड आउट करना है।
तो यहां मुझे पूरे साल की अकाउंटिंग नहीं चाहिए, सिर्फ 31 मार्च का चाहिए। तो यहां हम फ्रेज यूज करते स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च सो एंड सो। यहां स्टेटमेंट बनाया जाता है क्योंकि पूरे साल की अकाउंटिंग की जरूरत ही नहीं है। यहां अकाउंट्स बनाया जाता है क्योंकि पूरे साल का आंसर चाहिए कि पूरे साल में व्हाट इज द प्रॉफिट पूरे साल का, और अगर लॉस है तो कितना लॉस इंकर किया पूरे साल में। यहां पूरे साल की अकाउंटिंग की जरूरत ही नहीं है, यहां बस अपने को फाइनेंशियल पोजीशन जानना है। तो यहां जो स्टेटमेंट बनता है उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। यहां बनता है स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। मैंने कहीं भी यहां डेबिट या क्रेडिट करके लिखा नहीं है, ये स्टेटमेंट है, यहां डेबिट क्रेडिट नहीं रहता है, यहां टू और बाय करके भी नहीं लिखा जाता। There is no to and there is no buy on debit and credit side respectively because it's a statement. Of course यहां रहेगा to and buy करके because ये accounts है। Clear with this? Now फाइनल अकाउंट्स में बस यही फॉर्मेट नहीं है, कुछ और एक और छोटा सा पार्ट है इसमें। जैसे कि अगर मैं नॉमिनल अकाउंट्स का बात करूं स्टूडेंट्स, इफ सपोज हमारे पास एक केस स्टडी आता है जिसमें मैन्युफैक्चरर है या आप एक खुद मैन्युफैक्चरर हो। सपोज आप ये मार्कर पेन को मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, तो आपके दो काम है। पहला तो इस मार्कर पेन को मैन्युफैक्चर करना और दूसरा इसको मार्केट में सेल करना, तो ही तो आप कमाओगे, राइट है। आप इसे होलसेलर को बेच सकते हो, रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकते हो या डायरेक्टली कस्टमर को सेल करो, इट इज अप टू यू। लेकिन पहला तो इसे मैन्युफैक्चर करना और दूसरा इसको बेचना। अगर ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों का इनकम, इन दोनों चीजों का एक्सपेंसेस आप एक साथ रिकॉर्ड करो और कल उठ के सपोज लॉस हो जाए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग के वजह से लॉस हो रहा है कि सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, राइट है। तो टू मेक श्योर कि आगे जाके अगर कुछ ऐसा हो जाता है, लॉस हो जाता है इन केस, तो आपको पता रहना चाहिए, यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर लॉस। अगर वो लॉस हुआ है तो वो क्यों हुआ है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हुआ है, उसके इनकम और एक्सपेंसेस पे मैं ध्यान दूंगा, या वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है तो उसके इनकम और एक्सपेंसेस पे ध्यान दूंगा। तो व्हाट आई वांट टू डू, मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का इनकम एक्सपेंसेस अलग से रिकॉर्ड करूंगा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, मार्केटिंग का इनकम एंड एक्सपेंसेस अलग से रिकॉर्ड करूंगा। तो यहां आपका नॉमिनल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो पहला वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और जो सेकेंड पार्ट है उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब दोनों में फर्क क्या है, सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं यहां। व्हेन आई से ट्रेडिंग अकाउंट, यहां लिख देता हूं मैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे, all those income and expenses which are relating या which are related to production और manufacturing और factory और purchases। अगर इन लोगों से रिलेटेड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजेस या फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ इनकम या एक्सपेंसेस है तो वो ट्रेडिंग में जाएंगे। मैं बाद में इसके ऊपर एग्जांपल्स भी दे दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिकली सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, मार्केटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो यहां ऐसे आप बोल सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो इनकम एंड एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड करते हैं वो रहते हैं डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस, इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो रहता है वो रहता है इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस। नाउ स्टूडेंट्स, यहां एक कैच है, अगर आप शॉर्टकट लेमैन मेथड में समझना चाहते हो।
ट्रेडिंग अकाउंट की जो इनकम एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस, वो काफी छोटे रहते हैं, वो बस इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो लिस्ट है वो नेवर एंडिंग है, कुछ ना कुछ हर साल नया चीजें मिलती रहती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम एक्सपेंसेस को याद ही मत रखो, आप बस ट्रेडिंग के इनकम एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस को याद रखिए। जो ट्रेडिंग में फिट नहीं होगा वो सबका सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अभी इन दोनों में फर्क क्या रहता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल वेजेस एंड सैलरीज। Wages and salaries both are the payments made by the employer to their employee. तो इसमें ऐसा होता है कि वेजेस आप लेबर्स को पे करते हो, लेबरर्स यू पे वेजेस टू लेबरर्स एंड दोज पीपल वर्क इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो वेजेस अगर वर्ड यूज किया तो वो फैक्ट्री का खर्चा हो गया, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। एट द सेम टाइम व्हेन यू से सैलरीज, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मली ऑफिस गोइंग पीपल को आप सैलरीज पे करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस में किसी को भी सैलरी नहीं मिलता है, बट दे विल स्पेसिफाई इन दैट केस इफ एट ऑल। लेकिन बाय डिफॉल्ट इफ दे से ओनली सैलरी, तो वी विल एज्यूम कि ऑफिस गोइंग पीपल है, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर दे से पावर एंड फ्यूल, कभी कभी सिर्फ पावर वर्ड यूज होता है या मोटिव पावर वर्ड यूज होता है, ऑल थिंग सबका मीनिंग वन एंड द सेम रहेगा। तो when they say power and fuel or else sometimes they say electricity charges. तो दोनों का दोनों इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई। लेकिन फैक्ट्री में जब वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हम पावर बोलते हैं या पावर एंड फ्यूल बोलते हैं या मोटिव पावर बोलते हैं। तो अगर फैक्ट्री में वो सप्लाई हो रहा है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम वर्ड यूज करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पावर। तो ये जाएगा ट्रेडिंग, क्योंकि ये फैक्ट्री में सप्लाई हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बाय डिफॉल्ट वी एज्यूम कि ये ऑफिस के लिए, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स है, जितने भी एग्जांपल बता रहा हूं ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स है, लेकिन वर्डिंग्स के ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस। वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कैरेज, इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। स्टूडेंट्स कैरेज इनवर्ड, कैरेज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। इनवर्ड मतलब मैंने कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया टू ब्रिंग दी रॉ मटेरियल इनटू द फैक्ट्री का प्रीमाइसेस, समथिंग इज कमिंग इनटू द बिजनेस थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो ये डेफिनेटली मैंने कुछ परचेज किया रहेगा रॉ मटेरियल, तब जाके वो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में आ रहा है। तो अगर इनवर्ड वर्ड यूज किया है तो वो परचेज से रिलेटेड है, हेंस वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का मतलब मैं अगेन ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कर रहा हूं, दिस टाइम द प्रोडक्ट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, मे बी फॉर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। तो अगर कैरेज आउटवर्ड वर्ड यूज होता है तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी कभी सिर्फ कैरेज वर्ड यूज होता है, तो अगर सिर्फ कैरेज वर्ड यूज किया तो अगेन वो ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि अगर आउटवर्ड रहेगा तो डेफिनेटली वो मैं कस्टमर से पैसे वसूल करूंगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ कैरेज वर्ड यूज होता है बाय डिफॉल्ट तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीट करेंगे। और अगर आउटवर्ड वर्ड यूज होता है, कभी कभी कैरेज के जगह फ्रेट वर्ड यूज किया जाता है, तो फ्रेट इनवर्ड अगेन गोज टू ट्रेडिंग, फ्रेट आउटवर्ड गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या सिर्फ फ्रेट वर्ड यूज होता है तो अगेन वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जिसके बेसिस पे आपको शायद समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीज़ों को हम ट्रेडिंग में लिखेंगे, ऑन व्हाट बेसिस, एंड कौन कौन सी चीज़ों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ तो नॉमिनल के लिए मैं यहाँ दो लेजर अकाउंट्स बना रहा हूँ। व्हेन आई से अकाउंट्स तो यहाँ टू और बाय होगा, डेबिट एंड क्रेडिट होगा। काम यह वही पुराना करेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लेकिन नॉमिनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस या तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा या तो पीएनएल डेबिट में अगर एक्सपेंस है, और अगर इनकम है तो या तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा या तो वो पीएनएल के क्रेडिट में, ऑन द बेसिस के वेदर वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। बाकी जो रियल एंड पर्सनल अकाउंट है, अगर वो डेबिट कॉलम है तो वो सीधा जाएगा एसेट्स में, एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, तो यहां डेबिट बैलेंस वाले आ जाएंगे।
और अगर क्रेडिट कॉलम में कोई पर्सनल अकाउंट है तो वो आ जाएगा लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज है क्रेडिट बैलेंस। स्टूडेंट्स, ये जो डिस्कशन था ये 11th स्टैंडर्ड के सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू था। 12th स्टैंडर्ड का सेम रहेगा, बस एक एडिशनल उसमें आप बना सकते हो, इट इज नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल है, कोई कंपल्शन नहीं है उसके ऊपर, आप पार्टनर्स कैपिटल बना सकते हो। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर मैं डिस्कशन आगे करूंगा इन सेपरेट वीडियो, जिसमें मैं पार्टनर्स कैपिटल बनाया कैसे जाता है, देयर आर कपल ऑफ मेथड्स, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वो मैं अगले एक वीडियो में अलग से बताऊंगा उसके ऊपर डिस्कशन। लेकिन अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल नहीं भी बनाना है इन 12th स्टैंडर्ड, तो भी आप ये 3 तो आप बनाने वाले हो और ये 3 में आपका काम भी हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाई डू वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, जिसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कौन सा स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, उनका बनाने का रीजन क्या है, उन अकाउंट्स को, नॉमिनल अकाउंट्स को पर्टिकुलर अकाउंट में लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, ऑन व्हाट बेसिस लिखा जाता है, ये उसका डिस्कशन था। आई होप दिस इज क्लियर। स्टूडेंट्स, इन दिस सेक्शन मैं फाइनल अकाउंट्स के 6 सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के बारे में डिस्कशन लूंगा। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, मैं ये 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ। इवन इन 11th स्टैंडर्ड ये 6 एडजस्टमेंट्स में से मान के चलो 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में कंफर्म 4 एडजस्टमेंट्स आएंगे। डेप्रिसिएशन, आप पास्ट ईयर्स के पेपर्स देख सकते हो, ये पूछते ही है। क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता है। ये 4 में से 2 तो वो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे, जिसका डिस्कशन मैं 1 बाय 1 करके अलग से बता दूंगा, ठीक है। ये 6 के अलावा एक और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी, जिसमें फॉर्मूला भी यूज होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ डायरेक्टली बता दूं कि भाई ये बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला है। हम उन बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला बनता कैसे है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे अगले सेक्शन में। तो फिलहाल के लिए आई एम टेकिंग दिस 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, या आप बोल सकते हो 11 के फाइनल्स में भी इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज गिवन इनटू द क्वेश्चन, जो अपने आप टैली होके मिलेगा। प्लीज नोट दिस, मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करने के लिए टेम्पररी ट्रायल बैलेंस बना के दिया। ये एक्चुअल में क्वेश्चन वाला ट्रायल बैलेंस नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन वाला ट्रायल बैलेंस काफी लेंदी रहेगा और वो टैली हुआ रहेगा, ठीक है। What I have prepared here trial balance वो is only for this discussion of these particular adjustments, 6 number of adjustments. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है। ट्रायल बैलेंस वो सारे ट्रांजेक्शंस के बैलेंसेस है, वो सारे लेजर्स के बैलेंसेस है जिनकी जर्नलाइज एंट्रीज हो चुकी है, जिनकी लेजर पोस्टिंग हो चुकी है, जिनके बैलेंसेस यहाँ ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहे हैं। एडजस्टमेंट्स वो ट्रांजैक्शन है जिनका ना ही कोई जर्नल एंट्री पास हुआ है, ना ही कोई लेजर पोस्टिंग हुआ है। मतलब ये सारे ट्रांजैक्शन के मल्टीपल इफेक्ट्स, मतलब 2 इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट, दोनों पेंडिंग है। तो यहां मैं आपके लिए लिख के रख देता हूं, एडजस्टमेंट्स के आएंगे 2 इफेक्ट हर एक एडजस्टमेंट के, क्योंकि इनका कोई भी जर्नल एंट्री या लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ है, सब कुछ पेंडिंग है। ट्रायल बैलेंस तो सब करके आया है, मतलब लेजर जर्नल हो चुका है, लेजर हो चुका है, तो यहां खाली इनका पोस्टिंग करना है, मतलब सिंगल इफेक्ट। तो ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक इफेक्ट आएगा, एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट आएंगे, जिसमें डेबिट क्रेडिट हमें इक्वल रखना पड़ेगा। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला है सैलरीज 10,000। इट्स एन एक्सपेंस, इसीलिए डेबिट कॉलम में दिखाई दे रहा है नॉमिनल अकाउंट, और इसके नाम पे एक एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट, सैलरी इज पेड फॉर 10 months ओनली। नाउ स्टूडेंट्स, आप जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, जो इसके पहले थोड़े पहले हमने देखा कि वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और अगर लॉस है इफ एट ऑल तो कितना लॉस इंकर किया है पूरे साल का फॉर द ईयर एंडिंग। तो यहां देखिए मैंने लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पूरे साल का कैलकुलेशन रहता है। तो ये वाला पार्ट ट्रेडिंग और ये प्रॉफिट एंड लॉस, दिस पार्ट। लेकिन बैलेंस शीट ओनली शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहां मैंने लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, मतलब यहां फ्रेज यूज होता है एज ऑन, और वहां ऊपर फ्रेज यूज होता है फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पूरे साल का कैलकुलेशन रहता है, मुझे पूरे साल का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है, और यहां सिर्फ लास्ट डे का फाइनेंशियल पोजीशन जानना है।
फिर से आ जाते हैं सैलरीज पे। तो सैलरीज में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज लिखेंगे, लेकिन सैलरीज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसीलिए लिखते हैं क्योंकि मुझे पूरे साल का कैलकुलेशन चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सैलरी यहां अगर 10 महीने का पेमेंट हुआ है, इफ इट इज पेड फॉर 10 मंथ्स, तो मुझे नहीं चलेगा क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज ने तो 12 महीने काम किया है, मैंने पेमेंट 10 महीने का किया, खर्चा तो हो चुका है 12 महीने का, भले उसका पेमेंट 12 महीने से ज्यादा या कम का हुआ, लेकिन खर्चा तो 12 महीने का है। करंट ईयर की अगर बात करें, क्योंकि मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है, तो पूरा करंट ईयर कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां सैलरीज 10 महीने का पेमेंट हुआ है, लेकिन मेरा खर्चा 12 महीने का हुआ है, तो मुझे 2 महीना यहां ऐड करना पड़ेगा। लेट्स सी किस तरह से ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे सैलरीज, तो यहां मैं लिखूंगा 2 सैलरीज 10,000 इनर कॉलम। अभी इन्होंने बोला कि ये जो 10,000 का पेमेंट है, ये 10,000 10 महीने का पेमेंट है, मतलब एक महीने का 1,000। मुझे तो 12 महीने का चाहिए, तो 12 महीने का कितना होता है? 12,000 होता है। खर्चा 12,000 का हुआ है, लेकिन पेमेंट 10 महीने का हुआ है, सिर्फ 10,000, यानी 2,000 मुझे ऐड करके बताना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक्चुअल प्रॉफिट लॉस मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे प्रॉफिट लॉस 12 महीने का कैलकुलेट करना है, लेकिन इनकम एक्सपेंसेस में 10 महीने का लिख रहा हूं, नहीं चलेगा। मुझे इनकम एक्सपेंसेस भी ईमानदारी से 12 महीने का बताना पड़ेगा। तो यहां सैलरीज 10 महीने का था, लेकिन मुझे शो कितने महीने का करना है? 12 महीने का, यानी 2 महीने का 2,000 मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये 2,000 पेमेंट हुआ नहीं है, पे करना बाकी है, पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है। तो यहां मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग 2,000। और 11th में एकदम शुरुआती चैप्टर्स में आपने पढ़े रहेगा कि ऑल रिसीवेबल्स आर एसेट्स, ऑल पेएबल्स आर लायबिलिटी। आई अगेन रिपीट, ऑल रिसीवेबल्स आर एसेट्स, ऑल पेएबल्स आर लायबिलिटी। 2,000 पेएबल है, मतलब लायबिलिटीज है, तो मैं लायबिलिटीज में लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सीधा आउटर कॉलम 2,000। विद दिस अपना फर्स्ट एडजस्टमेंट गेट्स कंप्लीट। अब सेकेंड एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट सेम फंडा, बस ये सैलरी एक्सपेंस था, तो अभी जो इंटरेस्ट का बात करेंगे वो इनकम है। तो यहां बोला कि इंटरेस्ट ऑफ ₹500 इज स्टिल रिसीवेबल। स्टिल रिसीवेबल का मतलब अब तक पैसे मिला नहीं है, जो मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं है। मिला कितना है? इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल है, इनकम है, तो क्रेडिट कॉलम में दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट कितना रिसीव किया? 5,500 रुपए रिसीव किए। पीएलसी में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,500। लेकिन एडजस्टमेंट क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑफ 500 स्टिल रिसीवेबल। रिसीव हुआ नहीं है, रिसीव सिर्फ 5,500 हुआ है। 500 रुपया जो अगेन करंट ईयर का है, क्योंकि रिसीवेबल बोला है, मतलब ये करंट ईयर का ही पैसा रिसीवेबल रहेगा, बराबर है। नेक्स्ट ईयर का अभी क्यों बोलेंगे वो लोग? तो 500 रुपया करंट ईयर का पैसा है, लेकिन हमें मिला नहीं है। लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा कि भाई वो पूरे साल का इनकम टोटल कितना है, तो मैं 500 रुपया उसमें ऐड कर दूंगा, तो ये 6,000 बन गया। तो ये 500 रुपए के लिए आप रिसीवेबल लिखिए तो भी चलेगा, आउटस्टैंडिंग वर्ड अगर आपने यूज कर दिया तो भी चलेगा, ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा एक्रूड। लेकिन अगेन आप रिसीवेबल लिखोगे तो भी चलेगा। सो बेसिकली ये 500 रुपया रिसीव हुआ नहीं है, रिसीवेबल है। ऑल रिसीवेबल्स आर एसेट्स, तो ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट्स में। तो यहां हम लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 500, सीधा आउटर कॉलम। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट। अगर आपने कुछ नोटिस किया रहेगा स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टार्टिंग में डिसाइड हुआ था ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, तो देखिए सैलरीज का 10,000 और इंटरेस्ट रिसीव्ड का 5,500, एक ही इफेक्ट आया। लेकिन एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट रहते हैं, तो 2,000 पेंडिंग था, मुझे एडजस्टमेंट से पता चला, तो वो 2,000 का 2 इफेक्ट, और इंटरेस्ट 500 रुपया अगेन एडजस्टमेंट से मिला, तो उसका 2 इफेक्ट। डेबिट और क्रेडिट पकड़ के चलना है। 2,000 डेबिट में आया और लायबिलिटी में गया, लायबिलिटी इज एज गुड एज क्रेडिट इफेक्ट, तो एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। सिमिलरली
इंटरेस्ट जो एक्रू हुआ 500 रुपया, ये क्रेडिट साइड लिखा गया है, तो एक क्रेडिट इफेक्ट, और दूसरा एसेट्स में लिखा गया विच इज एज गुड एज डेबिट इफेक्ट, क्योंकि एसेट्स में हम डेबिट बैलेंसेस लिखते हैं। तो ये दो एडजस्टमेंट और उन दोनों एडजस्टमेंट्स के मल्टीपल दो इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट पकड़ के यहां कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरे पे आते, रेंट ऑफ 2000 इज पेड इन एडवांस। ऊपर लिखा गया है रेंट है 20,000, तो यहां हमने लिख दिया टू रेंट 20,000। इतना मैंने पेमेंट किया, इसीलिए तो ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है। तो 20,000 का मैंने भाड़ा पे किया, रेंट पे किया, लेकिन थर्ड एडजस्टमेंट बोलता है कि 20,000 में से 2,000 हमने एडवांस पे किया है। व्हेन आई से एडवांस, तो डेफिनेटली ये पैसा करंट ईयर का पैसा नहीं है, क्योंकि अगर करंट ईयर का पैसा होता तो मैं उसे एडवांस नहीं बोलता, वो तो करंट ईयर का एक्सपेंस हो गया। लेकिन यहां उन्होंने बोला है कि 2,000 एडवांस पेमेंट है, मतलब ये 2,000 करंट ईयर का पैसा ना होकर ये 2,000 आने वाले ईयर नेक्स्ट ईयर का पैसा है। और नेक्स्ट ईयर के पैसों की मुझे करंट ईयर में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहां सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना। तो अगर नेक्स्ट ईयर का कुछ भी इंक्लूड रहेगा मैं उसे माइनस कर दूंगा। तो यहां 20,000 में से मैं 2,000 माइनस कर दूंगा, ये 18 पे आ गया। इसे आप एडवांस लिखिए तो भी चलेगा, या फिर प्रीपेड, प्री यानी एडवांस, पेड यानी पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट हुआ 2,000 का, तो प्रीपेड लिखोगे तो भी चलेगा, एडवांस लिखोगे तो भी चलेगा। सेकेंडली, ये 2,000 में एडवांस दे चुका हूं, लेकिन सर्विसेज मुझे मिला नहीं है, सर्विसेज नेक्स्ट ईयर मिलेगा। यानी मेरे बिजनेस के लिए सर्विसेज रिसीवेबल है, ऑल रिसीवेबल्स आर एसेट्स, तो मैं यहां लिख दूंगा प्रीपेड रेंट 2,000, सीधा आउटर कॉलम। तो देखिए ये रेंट मैंने जो ट्रायल बैलेंस से लिया उसका एक ही इफेक्ट आया, लेकिन एडजस्टमेंट से मैंने जो 2,000 लिया उसका दो इफेक्ट आया। एक तो डेबिट में से माइनस हो रहा है मतलब क्रेडिट इफेक्ट, और दूसरा एसेट्स में लिखा मतलब डेबिट इफेक्ट। चौथे एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। कमीशन ऑफ ₹1,000 इज रिसीव्ड इन एडवांस। ये सेम चीज जो रेंट के साथ हुआ वो कमीशन के साथ होगा, बस फर्क इतना है कि रेंट एक्सपेंस है तो वो डेबिट साइड प्रेजेंटेशन हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, उसका प्रेजेंटेशन क्रेडिट साइड होगा। लेट्स सी, तो कमीशन रिसीव्ड 5,000 है, तो मैं यहां लिखूंगा बाय कमीशन रिसीव्ड 5,000। यहां बोला कि कमीशन ऑफ 1,000 इज रिसीव्ड इन एडवांस। 1,000 रुपया एडवांस में रिसीव कर रहा हूं, मतलब अगेन ये 1,000 करंट ईयर का इनकम नहीं है, ये आने वाले साल का नेक्स्ट ईयर का इनकम है, तो उसे मैं माइनस कर दूंगा, -1,000। इसे आप प्री रिसीव्ड करके लिखिए तो भी चलेगा, या सिर्फ एडवांस लिखा तो भी चलेगा। अच्छा, जब आप एडवांस में पैसे लेते हो, रिसीव करते हो, इसका मतलब आपने पैसे तो ले लिए लेकिन सर्विसेज अभी दी नहीं है, सर्विसेज आप नेक्स्ट ईयर दोगे। तो आपके बिजनेस के लिए सर्विसेज आर पेएबल, ऑल पेएबल्स आर लायबिलिटी, तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में एडवांस या प्री रिसीव्ड कमीशन लिखा तो भी चलेगा, एडवांस कमीशन 1,000। विद दिस अपना कमीशन भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएट मशीनरी एट 10% पर एनम। उसके लिए सबसे पहले मैं मशीनरी लिखूंगा जो 1,00,000 रुपया है। ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट जाता है बैलेंस शीट में, तो हम मशीनरी को बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट्स में। मशीनरी 1,00,000 रुपए। मशीनरी को डेप्रीशिएट करना मतलब वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, तो यहां मैं लिखूंगा माइनस डेप्रीसिएशन 10%, 10,000 रुपए बनते हैं, तो ये आता है 90,000। इफेक्ट नंबर 1, 10,000 माइनस हो गया। इफेक्ट नंबर 2, ये 10,000 बिजनेस के लिए लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू
depreciation on machinery 10,000. स्टूडेंट मैं कमीशन का भी बात कर लेता हूं. कमीशन रिसीव्ड ट्रायल बैलेंस से मैंने 5,000 रुपीज लिए तो वो उसका एक इफेक्ट आया, और एडजस्टमेंट से 1,000 लिया तो उसका दो इफेक्ट आया. पहला क्रेडिट में से माइनस हुआ मतलब डेबिट इफेक्ट, और दूसरा लायबिलिटी में गया मतलब क्रेडिट इफेक्ट. मशीनरी 1 लाख रुपीस मैंने ट्रायल बैलेंस से लिया तो उसका एक ही इफेक्ट आएगा, लेकिन डिप्रिसिएशन का 10,000 मुझे एडजस्टमेंट से मिला तो उसका दो इफेक्ट. पहला तो एसेट्स में से माइनस हुआ मतलब डेबिट बैलेंस में से माइनस हुआ तो ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में तो ये डेबिट इफेक्ट. लास्ट एडजस्टमेंट आता है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹30,000. तो क्लोजिंग स्टॉक आपने शायद 11th जब शुरुआत की रहेगी तो वहां एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा, मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट. मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप जो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स डेबिट में बताओगे उन यूनिट्स का इनकम उनके साथ सामने ऑपोजिट में क्रेडिट में बताना पड़ेगा. जैसे कि आप यहाँ परचेज अगर लिखते हो तो सेल्स लिखना पड़ेगा, बराबर ना. अगर मेरे सेल्स 90 यूनिट्स है तो 90 यूनिट्स का परचेज भी लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर परचेज 120 यूनिट्स है और मैं यहाँ 90 यूनिट्स का बताता हूँ तो मुझे वो 30 यूनिट्स कहीं ना कहीं एडजस्ट करके बताना पड़ेगा. या तो यहाँ से माइनस कर दूँ 30 यूनिट्स, या तो क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे बता दूँ. तो क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहला इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक. कितना है? 30,000. स्टॉक इज एन एसेट, करंट एसेट है तो बैलेंस शीट एसेट में लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 30,000. तो ये रहा इफेक्ट नंबर 1 ट्रेडिंग के क्रेडिट में मतलब क्रेडिट इफेक्ट, और इफेक्ट नंबर 2 बैलेंस शीट एसेट्स में मतलब डेबिट इफेक्ट. विद दिस ये 6 सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट गेट्स कंप्लीट.